Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about remaining part of the chapter from trade to territories. आज हम जानेंगे wars with मैसूर. मैसूर एक बहुत ही पावरफुल स्टेट था अंडर द लीडरशिप ऑफ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान. धीरे धीरे हैदर अली और टीपू सुल्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ता ही चला जा रहा था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स के आगे ये एक चैलेंज की तरह प्रेजेंट हो रहे थे. हैदर अली ने ब्रिटिशर्स का जो डेंजर था इंडिया के लिए उसको रिकॉग्नाइज कर लिया था बहुत पहले ही, और इस चैलेंज को मीट अप करने के लिए उन्होंने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच ऑफिसर्स, और एक मॉडर्न आर्मामेंटेरियम से अपनी आर्मी को फुलफिल किया. लेकिन ये बात ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आई. हैदर अली की डेथ के बाद टीपू सुल्तान ने भी यही पॉलिसी अपनाई और अपनी आर्मी को ट्रेन करते रहे. उन्होंने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को भी स्ट्रेंथन करना शुरू किया, कल्टीवेटर्स और स्टेट के बीच में इंटरमीडिएरीज को हटाकर. टीपू सुल्तान ने स्पाइस ट्रेड को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया मालाबार कोस्ट से, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान के बीच एंग्लो मैसूर वॉर्स हुए बिटवीन 1767 एंड 1799. थर्ड मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान हार गए और उन्हें ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम 1792 में साइन अप करनी पड़ी. टीपू सुल्तान को बहुत ही बड़ा अमाउंट ब्रिटिशर्स को पे करना पड़ा और बहुत ही बड़ा पार्ट अपनी टेरिटरी का ब्रिटिशर्स को पे करना पड़ा. जब फोर्थ और लास्ट मैसूर वॉर हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी ब्रिटिशर्स से लड़ते लड़ते, इसके बाद क्या हुआ कि इनकी किंगडम को डिवाइड कर दिया गया अमंग द ब्रिटिशर्स, मराठास एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद. टीपू सुल्तान ने अपनी आर्मी को बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज किया था. उन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड का जो वॉर रॉकेट था उसको इनोवेट किया था, जिनमें से 2 रॉकेट्स ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिए थे सेरिंगापट्टम में और आज भी लंदन के म्यूजियम में प्रेजेंट हैं. अब हम जानेंगे मराठास के बारे में. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी 1761 में, उसके बाद मराठास बहुत वीक हो गए थे. जो यूनिटी थी मराठा चीफ्स के बीच में वो डिस्ट्रॉय हो गई थी और वो कई स्टेट्स में डिवाइड हो गए थे. कुछ चीफ से जिनके नाम थे भोंसले, गायकवाड़, सिंधिया एंड होलकर. जो पेशवा होता था वो उनका नॉमिनल हेड होता था. ब्रिटिशर्स ने उनकी डिसयूनिटी का एडवांटेज लिया और उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हुए 1775 और 1818 के बीच में. पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1775 और 1782 के बीच में. इसमें क्या हुआ, कोई भी नहीं जीता, कोई भी नहीं हारा, लेकिन एक ट्रीटी साइन की गई, ट्रीटी ऑफ सालबाई, और ब्रिटिशर्स ने सालसेट को ऑक्यूपाई कर लिया. सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ था 1803 और 1805 के बीच में. 1802 में पेशवा बाजीराव II से ट्रीटी ऑफ बसेन साइन करवाई गई. इसमें क्या था कि मराठास को फोर्स किया गया कि वो सब्सिडरी अलायंस के टर्म्स को एक्सेप्ट करें, लेकिन सिंधियास और भोंसलेस ने इस सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ. इस वॉर में मराठास हार गए और उनको जबरदस्ती एक्सेप्ट करना पड़ा सब्सिडरी अलायंस को. इसका फायदा ब्रिटिशर्स को ये हुआ कि उन्हें उड़ीसा और गंगा और यमुना के बीच में जो टेरिटरीज थी उनके ऊपर कंट्रोल मिल गया और पेशवा उनके हाथ के एक पपेट ही बन के रह गए. नेक्स्ट आता है आपका थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जो कि 1817 से 1818 के बीच में हुआ था. इस वॉर से मराठास की पावर बिल्कुल ही क्रश्ड आउट हो गई और पेशवा को राजगद्दी से हटा दिया गया. उनको पेंशन दे दी गई और कानपुर के पास बिठूर पर भेज दिया गया, और इसके बाद कंपनी एक पैरामाउंट पावर बन गई, सुप्रीम पावर बन गई इंडिया में. नेक्स्ट आता है आपका एनेक्सेशन ऑफ सिंध. सिंध एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर है. अगर हम देखेंगे इंडिया के मैप में तो बहुत ही स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे है. ये एक ऐसे रूट पर फॉल करता है कि इंडिया से अफगानिस्तान के बीच में बोलान पास पड़ता है. तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ये टेंशन रहती थी कि रशिया वहां से आ सकता है,
तो उन्होंने क्या किया, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करी विद द आमीर्स ऑफ सिंध इन 1809। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग आमीर्स से प्रॉमिस लिया गया कि वो फ्रेंच को सेटल नहीं होने देंगे सिंध में। दूसरी ट्रीटी साइन करवाई गई आमीर से 1832 में, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि ब्रिटिशर्स आराम से सिंध के आसपास जा सकते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपने टर्म्स को खुद ही वायलेट कर दिया और अपनी आर्म्ड फोर्सेस सिंध के थ्रू ले गए जब उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट वॉर किया था, और जिसके बाद फाइनली 1843 में उन्होंने सिंध को भी एनेक्स कर लिया, अपने अंडर में ले लिया। नेक्स्ट आता है आपका एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। महाराजा रंजीत सिंह जो थे उन्होंने अपनी किंगडम को मिसल्स में डिवाइड कर दिया था। ये लास्ट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंट रूलर्स में से जाने जाते हैं, लेकिन उनकी डेथ के बाद पंजाब इंडिपेंडेंट ज़्यादा समय तक नहीं रह पाया और ब्रिटिशर्स ने इसी का एडवांटेज लिया, इस इनस्टेबिलिटी का एडवांटेज लिया और सिख्स को डिफीट कर दिया और पंजाब भी कंपनी रूल के अंडर में आ गया 1849 में। नेक्स्ट आता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी ने एक पॉलिसी डिज़ाइन की थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स फॉर एनेक्सिंग इंडियन स्टेट्स को कैप्चर करने के लिए। उन्होंने इस पॉलिसी को अप्लाई किया ताकि कई तरह के स्टेट्स को एनेक्स कर पाएं, जैसे सतारा, नागपुर, झांसी, उदयपुर एंड संबलपुर। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर रूलर, कोई भी स्टेट के रूलर की डेथ हो जाती है और उनका कोई नेचुरल हायर नहीं होता, तो उनका स्टेट ब्रिटिशर्स पे चला जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी इसके बाद और भी ज़्यादा पावरफुल हो गई और स्टेट्स अपनी पावर को एडॉप्टेड सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। 1800 और 1816 के बीच का जो पीरियड है, ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर को जावा, सुमात्रा, सिंगापुर, नेपाल और बर्मा में भी एक्सटेंड किया था। नेक्स्ट आता है आपका एनेक्सेशन ऑफ अवध। अवध को एनेक्स किया था लॉर्ड डलहौजी ने और उन्होंने ये कहा था कि जो वहाँ के नवाब हैं वो उसको अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से इंडियन सोल्जर्स में बहुत ही अनरेस्ट हो गया, वो बहुत ही बेचैन हो गए और क्योंकि ज़्यादातर इंडियन सोल्जर्स अवध को ही बिलोंग करते थे और जिसकी वजह से ये एक रीज़न था लॉर्ड डलहौजी की अनपॉपुलरिटी का। 1857 तक कंपनी ने बहुत सारी इंडिया की टेरिटरीज एक्वायर कर ली थी, कोई किसी रीज़न पर, कोई किसी रीज़न पर, और इंडिया को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली अच्छे से एक्सप्लॉइट कर रहे थे। वो अपने पूरे बेनिफिट्स ले रहे थे। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि अगर वो इंडिया पर होल्ड रखना चाहते हैं लंबे समय तक तो उन्हें अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।